दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इशिता किशोर इस साल की टॉपर बनी है। इशिता किशोर के बाद दूसरे रैंक बिहार के बक्सर की बेटी गरिमा लोहिया रही है। इस बार परीक्षा में इशिता किशोर ने टॉप किया है। वहीं दूसरे स्थान पर परलवी ने ही बाजी मारी है। वहीं दूसरे स्थान पर लड़की ने ही बाजी मारी है। गरिमा लोहिया दूसरे स्थान पर रही है और तीसरे स्थान पर उमा हरित एनन रही है। जब वहीं चौथे स्थान मयूर हजारिका और पांचवें गहना नव्या जेम्स ने हासिल किया है। आपको बता दें कि कैंडिडेट के मार्क्स रिजल्ट की घोषणा के लगभग 15 दिन बाद जारी किए जाएंगे। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू 18 अप्रैल तक चले थे, जिसके राउंड की शुरुआत 30 जनवरी से हुई थी। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले लगभग 2529 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। आपको बता दें कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के तहत आईएएस, आईपीएस समेत सर्विसेज में 1011 पदों पर बहाली निकाली थी। दोस्तों बात करेंगे कि 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को पटना लौट आए हैं। जी हां, 2 दिनों के बीच सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में विपक्षी एकता को धार देने की कोशिश की है। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राहुल गांधी और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान बिहार में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर बातचीत हुई है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। दरअसल एनडीए से अलग होने के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। जहां अपने इसी मुहिम के तहत पिछले कुछ महीनों में नीतीश विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। बेंगलुरु में सिद्धरामैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार सीधे दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। जब केजरीवाल से मुलाकात के बाद सोमवार को सीएम दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे थे, जहां राहुल गांधी और खड़गे से उनकी मुलाकात हुई। बैठक के दौरान विपक्षी दलों को एकजुट करने के अब तक की मुहिम पर बातचीत हुई। इसके साथ ही बिहार में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को लेकर की भी चर्चा की गई है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही विपक्षी दलों की होने वाली बैठक की तारीख का ऐलान किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि अररिया के डीएम इनायत खान के आदेश पर सोमवार को अररिया और फॉरबिसगंज अनुमंडल में छापेमारी की गई। ये छापेमारी अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों के खिलाफ की गई थी। इस दौरान 25 अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया। अररिया शहर में छापेमारी का नेतृत्व सदर एसडीपीओ शैलेंद्र चंद्र दिवाकर और फिर एसडीपीओ राम पुकार सिंह ने किया है। फॉरबिसगंज में एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार अलबेला की अगुवाई में छापेमारी की गई। इस कार्रवाई से हरकत मच गया। अररिया समेत सीमांचल इलाके में लिंगानुपात में लगातार कमी आ रही थी। इसको लेकर के बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के निर्देश पर डीएम ने छापेमारी के आदेश दिए थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया में लव और धोखा का मामला सामने आया है। प्रेमी शादी का वादा करके प्रेमिका को यूपी के कानपुर से बिहार लाया था और रास्ते में छोड़ करके फरार हो गया। अपने प्रेमी को खोजते हुए प्रेमिका पूर्णिया में इधर उधर भटक रही थी। यह प्रेमी के बीच रास्ते से छोड़ करके भागने की वजह से प्रेमिका सदमे में है। जहां उसे सड़क पर भटकता देख करके कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसे थाना लाया गया। इस बीच मामले की जानकारी मिलने पर महिलाओं के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता भी थाने पहुंची। लड़की के हाथों में मेहंदी लगा हुआ है। जब पुलिस की पूछताछ में लड़की ने बताया है कि वे अपने प्रेमी के साथ ट्रेन से कानपुर से निकले थे। इसके बाद वे दोनों बस पर बैठे। इस बीच बस में उसकी आंख लग गई। सुबह जब उसकी आंख खुली थी तो बस पर वे अकेली थी। जब पुलिस ने लड़की को फिलहाल महिला एक्टिविस्ट के पास शांति कुटीर में काउंसलिंग के लिए भेज दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा में साइनस का ऑपरेशन करवाना एक महिला को इस कदर भारी पड़ गया कि उसकी एक आंख चली गई। जी हां, दरभंगा जिले के बेता में स्थित पन्ना यूरो एंड ईएनटी अस्पताल में साइनस का इलाज कराने गई एक महिला की ऑपरेशन के बाद बाएं आंख की रोशनी चली गई है, जिसके बाद मरीज के परिवार वालों ने अस्पताल में जम करके बवाल काटते हुए उस घटना की लिखित शिकायत लहरियासराय थाना को दी है। मधुबनी जिला के झंझारपुर थाना क्षेत्र के बेहटा गाँव निवासी रेखा देवी के भाई अरुण कुमार राय ने बेता स्थित पन्ना यूरो एंड
ENT अस्पताल में डॉक्टर मोना सरावगी की यहाँ 19 मई को उसे भर्ती कराया था। साइनस के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने सभी प्रकार की जांच कराने के बाद कहा था कि मरीज के दाहिने नाक का ऑपरेशन होगा। मरीज रेखा देवी के भाई अरुण कुमार राय ने कहा कि डॉक्टर की सलाह के बाद हम लोग ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए और डॉक्टर मोना सरावगी ने नाक का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद से ही मेरी विधवा बहन के बाएं आंख की रोशनी चली गई। आंख की रोशनी चले जाने के कारण वह डिप्रेशन में चली गई है। महिला सिलाई कढ़ाई करके किसी प्रकार से अपनी रोजी रोटी चलाती थी। ऐसे में डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक आंख की रोशनी चले जाने से उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसकी शिकायत उन्होंने थाने में दी है। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम को तेज करने की कवायद में जुटे हुए हैं। जब पिछले 40 दिनों में नीतीश कुमार 9 अलग अलग राजनेताओं से मिले हैं जो बीजेपी विरोधी की राजनीति के नाम पर एक साथ आ सकते हैं। रविवार की ताज़ा मुलाकात सीएम नीतीश कुमार की केजरीवाल से हुई और फिर इसके बाद केजरीवाल भी कांग्रेस के समर्थन की उम्मीद में नीतीश कुमार के साथ सुर में सुर मिलाने लगे। दरअसल दिल्ली सरकार के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के विरोध में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की मदद की दरकार है, जिसके लिए नीतीश कुमार अहम कड़ी साबित हुए हैं। 12 अप्रैल के बाद फिर से नीतीश कुमार की राहुल गांधी और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 21 मई की औपचारिक मुलाकात इसीलिए भी अहम है क्योंकि नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने से पहले कांग्रेस की रजामंदी बेहद जरूरी समझ रहे हैं। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम को सफल बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं की मुलाकात पटना में कराना चाह रहे हैं। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस का समर्थन जुटा करके नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि हमारे पूर्वजों ने अगर गलती नहीं की होती तो फिर आज सभी मुसलमान पाकिस्तान गए होते। गिरिराज सिंह के इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा है कि बीजेपी के लोग कभी भी आपसी सद्भाव की बात नहीं करते हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन देश भर में हंसी के पत्र बन चुके ऐसे नेताओं को जनता अच्छी तरीके से जान चुकी है और ऐसे नेताओं के कारण ही 2024 में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। दरअसल राजधानी पटना के अशोक राजपथ पर पटना कॉलेज के पास स्थित ब्रह्मस्थान दुर्गा मंदिर को तोड़ा जा रहा है। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि इस देश की पहचान सनातन संस्कृति से है। इस संस्कृति की पहचान दुर्गा, काली, लक्ष्मी जैसी देवियों से है। आज उन देवियों के मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो फिर ये दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा था कि अगर बंटवारे के वक्त सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता और वहाँ के हिंदुओं को यहाँ लाया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई है और उसी भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भुगत रहे हैं। इस बयान को लेकर के जेडीयू ने गिरिराज सिंह पर जोरदार हमला बोला है। जहां बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा है कि गिरिराज सिंह कभी भी काम की बात नहीं करते हैं, वे जानबूझ करके हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं कि वे सुर्खियों में बने रहते हैं। गिरिराज सिंह ना तो कभी विकास की बात करते हैं, ना ही कभी भाईचारे की। उनका इतिहास हर कोई जान रहा है। देश की आज़ादी के लिए हिंदू और मुसलमान समेत सभी धर्मों के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम है भाईचारे को बिगाड़ना। गिरिराज सिंह हमेशा से इसी तरीके की बात करते रहे हैं, लेकिन 2024 में देश की जनता इसका जवाब देगी और पूरे देश में बीजेपी की जमानत जब्त होगी। दोस्तों बात करते हैं कि कल मंगलवार की सुबह से ही बिहार के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और वज्रपात हो रही है। मौसम विभाग के द्वारा बिहार के 16 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बताया जा रहा है कि दरभंगा के एक बुजुर्ग और 2 किशोर की वज्रपात की वजह से जान चली गई। जैसे कि आपको पता है कि बारिश के समय वज्रपात होती है, यानी कि बिजली चमकते हैं। बिजली चमकने की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे में जब भी बिजली चमके तो आप बाहर नहीं रहें, जहाँ किसी सुरक्षित स्थान पर घर पर चले जाएं और चारों तरफ से दरवाजा खिड़की बंद कर दे, नहीं तो बिजली चमकने से आप पर भी हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि जिन 2 किशोर की वज्रपात की वजह से जान गई है, दोनों बाद में मवेशियों के लिए चारा लाने गए थे। इसी बीच तेज बारिश शुरू हो गई। खेत में छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसी क्रम में वज्रपात हो गया। आपको बता दें कि कल किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, वैशाली समेत कई जिलों में बारिश हुई। और दोस्तों बात करते हैं कि छपरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करके 25 से अधिक नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है। ये छापेमारी ऑर्केस्ट्रा संचालकों के यहां हुई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग को ये शिकायत की गई थी कि उनके परिवार की 2 लड़कियों को अपहरण करके बंगाल से बिहार लाया गया, उनसे जबरदस्ती अश्लील नृत्य कराया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कई संचालकों को भी हिरासत में लिया है। दरअसल छपरा के गौरा बाजार में पर स्थित ऑर्केस्ट्रा संचालकों के यहाँ छापेमारी की गई है, जहाँ
25 से अधिक नाबालिग नरकतियों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही ऑर्केस्ट्रा संचालकों को भी हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम, बाल कल्याण आयोग की टीम, रेस्क्यू फाउंडेशन दिल्ली की टीम और भी कई सारी टीम मिलकर के इस अभियान में छापेमारी करके अभियान चलाया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि इस धंधे में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र शामिल रहे। जी हाँ, मामला पटना जिला के श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी इलाके का है। यहाँ राजाराम अपार्टमेंट के एक फ्लैट में पुलिस ने लाखों रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। नकली नोट के साथ साथ पुलिस को शराब की भी कई बोतलें मिली है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब का भी यहाँ धंधा किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी को सोमवार को राजाराम अपार्टमेंट में छापेमारी की। उन्होंने नकली नोट का धंधा करने वाले 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपार्टमेंट से 1,77,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। यह सभी नकली नोट 500 और 200 के हैं। इसी के साथ आधे छपे नकली नोट, प्रिंटर, केमिकल और जाली नोट के कागज के बंडल भी पुलिस ने यहां से जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नवादा निवासी रतन यादव और कटिहार निवासी याकूब खान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक जब वो छापेमारी के लिए अपार्टमेंट में पहुंची तो फिर उसे देख करके दोनों आरोपी अपार्टमेंट से नीचे कूद गए। जहाँ ऊंचाई ज्यादा होने के कारण दोनों को काफी चोटें भी लगी थी। जहाँ पुलिस ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर अस्पताल लेकर के पहुंचे ताकि उनका पहले इलाज किया जा सके। पूछताछ के दौरान पुलिस ने बताया है कि दोनों ही स्टूडेंट है और वे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। पता लगाया जा रहा है कि कहीं और छात्र भी इस गिरोह में शामिल तो नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के तरेतपाली गांव में 5 दिनों तक हनुमंत कथा करने के बाद वापस बागेश्वर धाम लौटे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के लोगों को भूल नहीं पा रहे हैं। हनुमंत कथा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ को देख करके उत्साहित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश लौटने के बावजूद भी बिहार के लोगों के प्रेम को याद करते हैं। मध्य प्रदेश के जैसीनगर में हनुमंत कथा करने पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री पटना में हुए कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताया और कहा कि बिहार के लोग धन्य हैं। मध्य प्रदेश के जैसीनगर में आयोजित कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने वहां के लोगों को बिहार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पटना जाने से पहले बजरंगबली से प्रार्थना की थी, जिसके बाद हनुमंत जी ने वहां ऐसी गदर मचाई कि चारों तरफ सिर्फ हनुमान के भक्त ही भक्त नजर आए थे। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी डॉक्टर रणवीर नंदन ने रविवार को कहा कि देश की जनता के सामने भाजपा की राजनीतिक कार्यशैली की कलई खुल गई है। जब बिहार में तो भाजपा कभी भी अपने दम पर कुछ न कर सकी, जब राज्य में भाजपा का वजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू की मेहरबानी से है, जब बिहार की जनता ने भाजपा को कभी तवज्जो नहीं दिया है। डॉक्टर नंदन ने कहा है कि भाजपा के नेता क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि बिहार में सड़कों का जाल नीतीश कुमार ने ही बिछाया है, जब पीने के पानी को नल के जरिए नीतीश कुमार की योजना ने ही बिछाया है। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी एकता पर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान ने सीएम नीतीश कुमार से सुर मिलाते हुए कहा कि देश बीजेपी को हरा करके दूसरा विकल्प मांग रहा है। इसके लिए सबसे ज्यादा विपक्षी एकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव में अगर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं तो फिर बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार देश भर के तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। वहीं पर जदयू नेता आफाक अहमद खान ने कहा कि बीजेपी के कई लोग आरसीपी सिंह को बिहार का एकनाथ शिंदे बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही चिराग फॉर्मूला बना करके बीजेपी हमारे खिलाफ तैयारी करने में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी इस मुगालते में नहीं रहे क्योंकि इस बार सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है। आगामी चुनाव में हम लोगों को भारी सफलता मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने कहा है कि जुलाई में शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में दिल्ली में तबादलों और फिर नियुक्तियों पर केंद्र के कार्यकारी आदेश का विरोध करेगी। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपालन ने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस दिल्ली में तबादले से जुड़े अध्यादेश पर अभी कोई फैसला नहीं किया है और राज्य इकाइयों से विमर्श के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। जी हाँ, पिछले शुक्रवार देर शाम केंद्र की मोदी सरकार ने एक अध्यादेश लाया था जो सुप्रीम कोर्ट की 11 मई के उस फैसले और फिर आदेश को रद्द किया था, जिसमें कहा गया था कि चुनी हुई सरकार दिल्ली की बॉस है और अधिकारियों के तबादले पर राज्य सरकार का कंट्रोल रहेगा। इस फैसले के 7 दिन बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि तबादले का अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रहेगा।
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले सभी विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर सहयोग मांगा था, जब केजरीवाल ने कहा था कि अगर विपक्षी एकजुट रहता है तो फिर 2024 में बीजेपी को हराने में मदद मिल सकती है। एक दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केजरीवाल से मुलाकात की थी और फिर इस मुद्दे पर संसद में साथ देने का भरोसा दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सियासी उलटफेर के बाद भी कई संशय लगातार बरकरार है। एनडीए और महागठबंधन बिहार में वर्तमान में यही दो गठबंधन आमने सामने हैं जो सत्ता में पक्ष और विपक्ष में बनी हुई है। इनके घटक दलों की बात करें तो खींचातानी इसे लेकर के चलती रहती है। जब कब कौन सा दल किस गठबंधन की ओर करवट लेकर के बैठ जाए ये कहना मुश्किल है। वहीं अब जब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तैयारी सभी दलों ने तेज कर दी है तो फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी संगठन को मजबूत करने और फिर अपनी प्लानिंग की दिशा तय कर ली है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी भविष्य में अपने बूते पर प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी में लगी हुई है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आगामी लोकसभा चुनाव किस गठबंधन के लिए साथ लड़ेगी इस पर तमाम संशय बरकरार है। जब पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने जब नीतीश कुमार से मुलाकात की तो फिर बोले कि कसम खा लिए हैं कि नीतीश कुमार जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से जब जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई तो फिर सियासी चर्चाएं तेज हो गई। वहीं कसम खाने की बात पर जीतन राम मांझी ने अगली प्रतिक्रिया दी है कि राजनीति में कसम का कोई मतलब नहीं होता है। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और अब पार्टी के संरक्षक हैं। हाल ही में राजगीर में पार्टी की बैठक हुई जिसमें खुलकर के जीतन राम मांझी ने कई बड़े संकेत दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के पास अधिकतर लोग अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि बाबा के पास ऐसी दिव्य शक्ति है जिसके चलते बागेश्वर सरकार उर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की समस्या का समाधान करते हैं, जिसकी वजह से अधिकतर बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी हुई रहती है। ऐसा ही एक व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बिहार से छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम पहुंचा था, जिसके बाद से ही युवक लापता है। युवक तो गया था अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन खुद युवक ही लापता हो गया है। अब परिवार वाले काफी परेशान हैं। ये पहली बार नहीं है जब कोई व्यक्ति बागेश्वर धाम से गायब हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार लापता युवक का नाम ललन कुमार है, जो बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के ग्राम बघौनी जिला दरभंगा बिहार का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार ललित फरवरी में बागेश्वर धाम पहुंचा था, जिसके बाद से वे लापता है, जिसकी तलाश परिवार वाले पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। इतना ही नहीं, परिवार वाले स्टेशन लापता शिक्षक की फोटो लेकर के तलाश रहे हैं। शिक्षक के लापता होने के बाद से घर वाले को अब बुरा हाल है। इतना ही नहीं, लापता युवक के भाई ने मीडिया से बात करते हुए बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुमशुदा शिक्षक के भाई लक्ष्मण कुमार ने कहा कि उसे बाबा और उनके दिव्य दरबार में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। मेरे भाई यहाँ अपनी परेशानियों से निजात लेने आस्था के साथ आया था, पर उल्टा हुआ। अब भाई यहाँ से गायब हो गया है और पूरा परिवार परेशान है। युवक ने कहा है कि अब उसे बाबा और फिर उनके दरबार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये सब दिखावा और आडंबर है। अगर बाबा और उनमें जरा भी सत्यता है तो फिर मेरे भाई का पता लगवा दें जो आपके दरबार से गायब हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा करके भले ही कांग्रेस ने कर्नाटक की चुनावी लड़ाई को जीत लिया हो, लेकिन ये मुद्दा अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे को लेकर के अब विश्व हिंदू परिषद और जमीयत उलमा हिंद आमने सामने आ गए हैं। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में फिरका परस्त की जमात बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही थी। अगर उन्होंने ये फैसला 70 साल पहले लिया होता तो फिर मुल्क बर्बाद नहीं होता। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि फिरका परस्त जमात जमीयत के सरगना, जिसे उनकी अपनी कौम ही नकार चुकी है, वे मौलाना अरशद मदनी राम मंदिर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। बंसल ने कहा कि बजरंग दल पर कीचड़ उछालते उछालते मौलाना मदनी खुद ही गहरी दलदल में फंस गए हैं। जो बजरंग दल 29 साल पहले बना था, उस पर मदनी 70 साल पहले बैन लगाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने 70 साल पहले की गलती को लेकर के मदनी द्वारा दिए गए बयान को जबान फिसलने की संज्ञा देते हुए कहा कि वे नाम भले ही बजरंग दल का ले रहे थे, लेकिन वास्तव में उनके बयान ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग की गलतियों को उजागर करने का काम किया है। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मटन पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच शराब बांटने की बात कहने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। जदयू के प्रदेश सचिव संतोष सहनी द्वारा मुंगेर कोर्ट में दायर परिवाद पत्र पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने संतोष सहनी का बयान दर्ज करते हुए 5 जून को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है। 5 जून को सुनवाई के बाद कोर्ट सम्राट चौधरी को समन भेज सकता है। दरअसल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर
मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने बीते 14 मई को मुंगेर के पोलो मैदान में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के लिए मटन पार्टी का आयोजन किया था। इस आयोजन को लेकर के बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने एक बयान में कहा था कि जदयू के लोग अभी से ही वोट के लिए भोज भात और दारू की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि ललन सिंह की मटन पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच शराब बांटी गई है। सम्राट चौधरी के इस बयान पर जदयू ने कड़ी आपत्ति जताई है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को 2 दिनों का अल्टीमेट दे दिया था और फिर कहा था कि 2 दिनों के भीतर सम्राट चौधरी अगर ये साबित नहीं कर पाते हैं कि मटन पार्टी में शराब बांटी गई तो फिर जदयू उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराएगी। इस बीच जदयू नेता ने 2 दिन बाद कोर्ट में केस दर्ज किया है। अब इस पर सुनवाई होगी और सम्राट चौधरी को सजा भी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णनैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा होने के बाद एक्टिव मोड में आ गए हैं। उनकी रिहाई को लेकर के उठे विवाद के बीच आनंद मोहन जल्द ही बड़ी रैली करने जा रही है। रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई है और फिर लोगों को निमंत्रण भी दिया जा रहा है। इस बड़ी रैली में 10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल रोहतास के विक्रमगंज में सोमवार को महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे आनंद मोहन ने मंच से बड़ा ऐलान कर दिया है। आनंद मोहन ने ऐलान किया है कि आगामी नवंबर के महीने में पटना में वे बड़ी रैली करने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस रैली में 10 लाख से भी अधिक लोग शामिल होंगे। उन्होंने पटना में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगवाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि राजपूत वोटरों को साधने के लिए हाल ही में नीतीश सरकार ने कानून में बदलाव करके उम्र कैद की सजा पाए पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल से रिहा करा दिया गया। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के बिहार की सियासत गर्म रही। दोस्तों बात करते हैं कि अभियान बसेरा के तहत बिहार में 21,597 वास भूमि रहित परिवारों को दिसंबर माह तक जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य विभाग के समक्ष है, जहां इसके लिए सभी एडीएम को अगले 15 दिनों में जिलावार सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एडीएम की बैठक में विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि बंटवारे से या फिर परिवार बढ़ने से जो परिवार वास भूमिहीन हो गए हैं उन्हें घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने सभी एडीएम को 30 जून तक लंबित दाखिल खारिज के मामले की संख्या शून्य करने का निर्देश दिया है। कहा कि बासगीत विहीन लोगों की सूची में पूर्व के सर्वे के बाद बचे हुए लोगों के नाम दर्ज रहेंगे ताकि जरूरतमंदों की सूची बनाने और फिर उन्हें वास भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल करने में सहूलियत हो। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार जन्म और मृत्यु से जुड़े हुए आंकड़ों को वोटर्स लिस्ट से जोड़ने के लिए संसद में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। भारत के महापंजीयक और फिर जनगणना आयुक्त के कार्यालय जनगणना भवन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जो विकास के एजेंडे का आधार बन सकती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पूर्ण और सटीक जनगणना के आंकड़ों के बहुआयामी लाभ होंगे। जनगणना के आंकड़ों पर आधारित योजना से ये सुनिश्चित होता है कि विकास गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। जैसा ने यह भी कहा है कि यदि जन्म और फिर मृत्यु प्रमाण पत्र के आंकड़े को विशेष तरीके से संरक्षित किया जाए तो फिर विकास कार्यों की समुचित योजना बनाई जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मृत्यु और जन्म रजिस्टर को वोटर लिस्ट से जोड़ने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा, जहां इस प्रक्रिया के तहत जब कोई व्यक्ति 18 साल का होगा तो उसका नाम खुद मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। इसी तरीके से जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो फिर वह जानकारी खुद ही निर्वाचन आयोग के पास जाएगी जो मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यानी कि अब मतदाता सूची में नाम चढ़ाने के लिए आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ इस प्रक्रिया को शामिल करने के बाद, इस विधेयक को पास होने के बाद आपका मतदाता सूची में अपने आप नाम जुड़ता चला जाएगा। जब किसी की मृत्यु होगी तो भी वह मतदाता सूची में से अपने आप नाम हट जाएगा। यानी कि अब आपको ना डेथ सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत है और ना ही आपको मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की ज़रूरत है। ये अपने आप प्रक्रिया हो जाएगा भारत सरकार की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में नामांकन में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित कर दी थी, लेकिन अब तक नामांकन में इसका लाभ नहीं मिल सका है। यहाँ अगर बिहार के कॉलेजों में लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा तो फिर लड़कियों की संख्या मेडिकल कॉलेजों में 60% से अधिक हो जाएगी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को आरक्षण संबंधित कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इसको लेकर के ओएसडी अनिल कुमार सिन्हा ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के 33% सीटों पर आरक्षण संबंधित सरकार से कोई भी पत्र अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। BCECB के अनुसार बिहार के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS और फिर BDS की
1430 सीटें हैं। 15% केंद्र के कोटे के तहत 214 सीटों पर बिहार के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन होना है। इसके साथ 30 सीटें केंद्रीय कोटे के तहत आरक्षित है। इस प्रकार BCECB के तहत 1121 सरकारी MBBS और 30 सरकारी BDS सीटों पर दाखिला होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की लीची के शौकीन लोगों के लिए बुरी खबर है। हो सकता है कि इस साल वे समय पर मुजफ्फरपुर की स्वादिष्ट शाही लीची का स्वाद नहीं चख पाएं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की लीची अब तक बाजार में नहीं आ सकी है। इस बार मौसम में हुए बदलाव का असर लीची की क्वालिटी के साथ साथ पैदावार पर भी पड़ा है। इससे लीची की उपज को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, देश में लीची की सबसे अधिक खेती बिहार में की जाती है। तकरीबन 50 से 60% लीची बिहार से दूसरे राज्यों के साथ साथ विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती है। लेकिन इस बार तापमान में ज्यादा अंतर होने के चलते अच्छी क्वालिटी की लीची अब तक बाजार में नहीं आ सकी है, जबकि हर एक साल 15 मई तक शाही लीची बाजार में आ जाती थी। बिहार लीची एग्रो एसोसिएशन के अध्यक्ष बच्चा प्रसाद सिंह ने एक चैनल से खास बातचीत में बताया है कि इस बार मौसम में आए बदलाव ने सभी लीची उत्पादकों को चौंका दिया है। शुरुआत में लीची के पेड़ों में फूल अच्छे लगे थे, लेकिन लगातार गर्मी पड़ने की वजह से फल या तो पेड़ में सूख गए हैं या फिर फट करके जमीन पर गिर गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सोमवार यानी कि 22 मई को एक शिकायती मुकदमा दर्ज किया गया है। अरविंद केजरीवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप हैं। अरविंद केजरीवाल ने 19 मई को एक ट्वीट किया था। इसी मामले में शिकायत दायर हुआ है। अधिवक्ता रवि भूषण प्रसाद वर्मा ने भारतीय दंड विधान की धारा 332, 500 और 505 के आरोपों के तहत शिकायत की है। अदालत ने शिकायत दर्ज करते हुए मामले पर सुनवाई करने के लिए 25 मई की तिथि निर्धारित की है। शिकायती मुकदमे के आरोपों के अनुसार 19 मई को केजरीवाल के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ कहा गया था। इसे मानहानि वाला बताया गया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ कहा गया है तो फिर इसके लोग मानहानि बता रहे हैं और इसके ऊपर केस कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ट्विटर हैंडल से 19 मई को ट्वीट करके लिखा गया था कि पहले बोले 2000 रुपए के नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई भी कुछ बोल जाता है, उसे समझ आता ही नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में पदस्थापित नर्स को सरकार उनके मनचाहे जिले में पदस्थापित करेगी। जब स्वास्थ्य विभाग ने जीएनएम नर्स की ओर से लगातार हो रही इस मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में जीएनएम की संख्या 10,000 से अधिक है। जहाँ समय समय पर जीएनएम पसंदीदा स्थान पर पदस्थापन चाहती है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। अब स्वास्थ्य विभाग ने इच्छुक जीएनएम को मनचाहे स्थान पर पदस्थापन का मौका दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। जो जीएनएम किसी खास जगह अपना तबादला चाहती है तो उन्हें विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आवेदन करना होगा। अगर पहले किसी जीएनएम ने तबादले के लिए आवेदन किया होगा तो फिर उसके पुराने आवेदन पर विचार नहीं होगा, उसे भी नए सिरे से दोबारा आवेदन देना होगा। यह आदेश में कहा गया है कि जो जीएनएम अपना तबादला चाहती है वे 25 मई से 15 जून तक अपना आवेदन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकती है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 9 साल बेमिसाल रहा। मोदी को कोई टक्कर देने वाला नहीं है, लेकिन हमें जनता को बताना होगा कि पीएम मोदी ने जनता के लिए 9 वर्षों के कार्यकाल में कौन कौन से विकास के कार्य किए हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी ने कहा कि राजद ने बिहार में 15 साल शासन किया और उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद ने 15 साल बिहार को लूटा और फिर उसके बाद नीतीश सरकार 18 साल से बिहार को बर्बाद कर रही है, जबकि भाजपा ने सभी के कल्याण के लिए काम किया है। गरीबों को घर दिए गए, बैंक खाते खोले गए, जिन घरों में पानी नहीं पहुंचा था वहां पेयजल पहुंचाया गया। यह किसानों के सम्मान की बात की गई। केंद्र सरकार जहां लोगों को रोजगार दे रही है वहीं बिहार में नौकरी कागजों पर दौड़ रही है। अगर केंद्र से बिहार को राशि नहीं मिली तो फिर राज्य सरकार कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाए। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि बिहार में अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। प्रशासन बेलगाम है। दावा किया है कि 90 का वह दौर फिर से बिहार में दिखने लगा है, जब लोग सहम गए हैं। शाम होते ही बाजार से रौनक खत्म हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में महागठबंधन के नेता काफी उत्साहित दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार देश के कई राज्यों का दौरा करने में लगे हुए हैं और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टी को एकजुट कर रहे हैं।
वहीं आरजेडी की ओर से बीजेपी को पूरी तरीके से खत्म करने का दावा भी किया जा रहा है। जी हां, बीजेपी का सफाया करने के लिए नया नारा भी तैयार हो गया है। मंगलवार यानी कि 23 मई को आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में अब की बार भाजपा तरी पार का नारा रहेगा। बीजेपी की नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता के दौरे पर भले ही तंज कसते हों, लेकिन आरजेडी का मानना है कि एकता की बदौलत बीजेपी का 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। शक्ति सिंह यादव ने अपने बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी अलायंस को जो एनडीए के साथ थे, उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। देश में एनडीए के साथ रहने वाली सभी पार्टियों ने अपना अलग अलग रास्ता देख लिया है। अब महागठबंधन की एकता को देख करके भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए आगे आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि तिनका चुन करके भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का स्वरूप दिया था, जहाँ इसके आधार पर बीजेपी सत्ता में आई थी, जो अब बिखर चुकी है। अब बीजेपी के पास वोट बैंक ही कहाँ है, जब सभी घटक दल तो बीजेपी से निकल गए हैं। अब बीजेपी के पास मात्र 25% अपना वोट बैंक है। शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि विपक्षी एकता का प्रतिफल कर्नाटक में दिखा है, बीजेपी वहां चित हो गई है। अब विपक्षी एकता का प्रतिफल 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि लोगों को लगता है कि बिहार में किसान सिर्फ पारंपरिक फसलों की ही खेती करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ किसान अब अन्य राज्यों की तरह आधुनिक विधि से बागवानी फसलों की भी खेती कर रहे हैं। यही वजह है कि लीची, भिंडी, लंबी, मशरूम और मखाने के उत्पादन में बिहार नंबर 1 राज्य बन गया है। अब यहाँ पर किसानों ने सेब की खेती भी शुरू कर दी है। जी हाँ, प्रदेश में कई किसानों ने सेब बेच करके अच्छी कमाई की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक औरंगाबाद जिला बिहार के सबसे गर्म जिला में से एक है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। इसके बावजूद भी यहाँ पर एक किसान ने सेब की खेती शुरू की है। जहाँ इससे पहले इस किसान ने स्ट्रॉबेरी की खेती करके औरंगाबाद का नाम रोशन किया था। दरअसल कुटुम्बा प्रखंड की चिल्हकी बिघा गांव के किसान ब्रज किशोर मेहता ने सेब की खेती शुरू की है। अभी उन्होंने 2 कट्ठे ज़मीन पर सेब के 100 पेड़ लगाए हैं। खास बात यह है कि सभी सेब के पौधे में फल आने शुरू हो गए हैं। किसान ब्रज किशोर मेहता ने बताया है कि सेब की खेती शुरू करने से पहले उन्होंने समस्तीपुर में स्थित पूसा कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के ट्रेनिंग ली थी। जिला उद्यान कार्यालय द्वारा उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए पूसा कृषि विज्ञान केंद्र भेजा गया था, ताकि गर्म मौसम में सेब की खेती करने की बारीकी सीख सके। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग ने सब्सिडी पर उन्हें हरमन 99 किस्म के पौधे उपलब्ध करवाए थे। 100 पौधे खरीदने में करीब 10,000 रुपये खर्च हुए थे। हरमन 99 किस्म का पौधा 45 डिग्री तक तापमान सह सकता है। ये 3 साल के अंदर फल देना शुरू कर देता है। इसके एक पौधे से 3 साल बाद आप 25 से 30 किलो सेब तोड़ सकते हैं। हरमन 99 किस्म के पौधे की उम्र 25 से 30 साल होती है, यानी कि एक बार खेती शुरू करने के बाद आप 25 साल तक कमाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ब्रज किशोर मेहता ने बिहार में सबसे पहले स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की थी। साल 2012 में महज 6 पौधे से उन्होंने इसकी खेती शुरू की थी। फिर साल 2014 में उन्होंने 10 कट्ठे में स्ट्रॉबेरी की खेती की। इसके बाद वे कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। दोस्तों, बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी सियासी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का हाल भी वैसा ही होगा जो 2019 के दौरान आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू का हुआ था। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार जिस भूमिका में आने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरीके की भूमिका में 5 साल पहले चंद्रबाबू नायडू थे। वे आंध्र प्रदेश में बहुमत से सरकार चला रहे थे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार तो 42 विधायकों के साथ बिहार की तीसरी पार्टी है और लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। जब चुनाव के बाद चंद्रबाबू नायडू की सियासत का क्या हुआ, ये सब जानते हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू देश में विभिन्न राज्यों का दौरा करके विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए थे। वहीं आंध्र प्रदेश में उनकी ही सियासी जमीन खिसक गई। चुनाव के परिणाम आने के बाद उनके महज 3 सांसद रह गए और विधानसभा चुनाव में भी महज 23 विधायक उनकी पार्टी से जीते। इस तरह बहुमत की सरकार चलाने वाले चंद्रबाबू नायडू सत्ता से बेदखल हो गए। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि लिख कर रख लीजिए, नीतीश कुमार का वही हाल होगा जो चंद्रबाबू नायडू का हुआ था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की फिक्र करनी चाहिए। यहाँ उनका अपना कोई ठिकाना नहीं और वे चले हैं विपक्ष को लामबंद करने। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पर भी तीखा तंज कसा और कहा कि जिस पार्टी के एक सांसद नहीं है, वह पार्टी देश का प्रधानमंत्री
कौन होगा ये तय करने का प्रयास कर रही है। प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी और फिर नीतीश की मुलाकात पर कहा कि नीतीश कुमार बंगाल गए थे, वे बताएं कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ काम करने को राजी हैं। बिहार में लालू और नीतीश ममता को एक भी सीट देंगे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि ममता बनर्जी को वे नीतीश कुमार से अधिक अच्छे से जानते हैं, बंगाल में नीतीश कुमार का कोई महत्व है ही नहीं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में अखिलेश यादव को असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा डर पैदा कर दिया है कि आने वाले चुनाव के लिए खतरा बनता जा रहा है। जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश में ऐसा कमाल कर दिया है जो अखिलेश यादव को आने वाले चुनाव के लिए अंदर ही अंदर डर सता रहा है। जहां अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट बैंक का डर सता रहा है कि आखिर अब मुस्लिम वोट बैंक धीरे धीरे हमसे दूर होता जा रहा है और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के संरक्षण में जा रहे हैं। जब मुस्लिम वोट बैंक जो हम जमाने से हमारा वोट बैंक था, लेकिन अब एक ही झटके में असदुद्दीन ओवैसी आकर के हमसे छीन करके ले जाया जा रहा है, ये अखिलेश यादव को डर है। जब यूपी में निकाय चुनाव संपन्न हो गया है, इस बार निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटों में असंतुष्टि दिखी है। साफ शब्दों में कहे तो फिर ये मुस्लिम वोट बिखर गया है और ये सीधा सीधा ओवैसी की पार्टी में चला गया है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को हुई है। जानकारों का मानना है कि अगर मुस्लिम वोट ऐसे ही कांग्रेस, SP, BSP से खिसक गया और MIM की तरफ बढ़ता गया तो फिर इन पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में सपा को यानी कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटों का साथ मिला था, जहां वही इस बार निकाय चुनाव में इससे उलट देखने को मिला है। मुस्लिम वोट बैंक जमाने से जिसका वोट बैंक बनकर के था वो अलग हो गया है, अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुसलमानों ने बहुत कम वोट बसपा और सपा को दिया है। यहीं पर नहीं, मुसलमान बसपा, सपा, कांग्रेस, निर्दलीय, आम आदमी पार्टी से भी दूर जा रहे हैं और सब असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जानकारी की माने तो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किले मुरादाबाद में भी मुस्लिम मतदाता एक तरफ आ गए हैं, ओवैसी की तरफ। यहाँ से सपा के 5 विधायक और 1 सांसद है, फिर भी सपा चौथे पायदान पर खड़ी नजर आई। जब कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान दूसरे नंबर पर रहे तो वही बसपा प्रत्याशी मोहम्मद यामीन तीसरे नंबर पर रहे। आंकड़ों पर नजर डालें तो फिर पता चलता है कि इस बार मुस्लिम मतदाताओं वाली सीट पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिली है। जहाँ इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा के खिलाफ मुस्लिम कितने मुखर हैं। जहाँ अपना विश्वास भाजपा की तरफ बिल्कुल भी नहीं ले जा रहे हैं। भाजपा ने निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें से कुल मात्र 71 उम्मीदवार जीते थे। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात किया जाए तो ओवैसी यहां पर कमाल कर दिया है। जब ओवैसी पूरे यूपी में करीब सैकड़ों सीटें जीत करके इस बार पूरा बदला ले लिया है। जहां आपको बता दें कि 2017 से ही असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जीत हासिल नहीं हो रही थी। इस बार चुनाव लड़ने पर उनका ऐसा जादू चला कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को धूल चटा दिया। असदुद्दीन ओवैसी सभी वोट अपने नाम कर लिया। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।